आज का टॉपिक होगा, लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था हम लोग का इंडियन इकोनॉमी 19 कहाँ से स्टार्ट हुआ था हम लोग का 1951 टू 1990। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग होगा। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोग, याद ही होगा, हम लोग ये वाला टॉपिक कर लिया था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सा प्रॉब्लम्स था उसको आइडेंटिफाई कर लिया था हम लोग लास्ट क्लास में। आज उसी प्रॉब्लम को रिगार्डिंग रखते हुए हम लोग क्या क्या रिफॉर्म्स लाया, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लाया जिससे कि एग्रीकल्चर सिस्टम क्या हुआ, हम लोगों का अच्छा हुआ। ठीक है, तो वही हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में आज पढ़ने वाला है। देखो, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये आज का टॉपिक होगा। रिफॉर्म्स क्या क्या आया था हम लोगों का इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट लाया था एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए। क्यों ऐसा किया था, देखो मैक्सिमम जितना भी लोग था किस पे डिपेंडेंट होता था, एग्रीकल्चर सिस्टम पे। किस पे, मैक्सिमम जितना पॉपुलेशन था, एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है, वहां से ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर जीडीपी को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा था, मतलब इंक्रीज कर रहा था। तो अगर मान लो कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको अच्छा करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या रिफॉर्म्स लाया इंडियन एग्रीकल्चर में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1951 के बाद बहुत सारा, मतलब 1951 के बाद बहुत सारा रिफॉर्म्स आया, बहुत सारा चेंजेस आया जिससे कि एग्रीकल्चर सिस्टम अपना क्या हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, अब वो क्या क्या चेंजेस है वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। देखो, हैविंग द एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज किया, क्या क्या प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सोल्व देम, द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको सोल्व करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तब उसको क्या करो, सोल्व करो। ठीक है, the Indian government has implemented a series of reforms for the development of the agriculture sector in the economy. These reforms measures are popularly known as agriculture reforms. ठीक है, पहले सबसे पहले कौन सा रिफॉर्म्स लेके आया, लैंड रिफॉर्म्स। क्या लेके आया, लैंड रिफॉर्म्स। याद है पहले जब तुम्हारा 1947 से पहले एक इंटरमीडिएट होता था ना, मिडिलमैन, जिसको जमींदार से बोला जाता था, याद है। और जमींदार से क्या सिस्टम था, वो नॉमिनल हेड होता था किसका, लैंड का। वो क्या करता था, जो भी किसान उगाता था उसको बेचकर जो भी रेवेन्यू कौन जनरेट करता था, जमींदार, वो लोग से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक है, अब फिर उस किसको जमा करा देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पैसा का यूज किस पे करता था, हम लोग के लिए करता था क्या, इंडियन के लिए करता था। इंडियन का एग्रीकल्चर सिस्टम को ठीक करने के लिए करता था क्या, डेवलपमेंट करने के लिए करता था, नहीं करता था। वो किसके लिए करता था, अपना लोगों के लिए। जैसे कि वार में कोई घायल वगैरह हो गया उसको देखता था। ठीक है, फिर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर भेजना है, फिर उन लोगों को सैलरीज या वेजेस देना है, तो उसी पैसा से उन लोग क्या करता था, देता था। फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था किससे, एग्रीकल्चर से, वो उसको लेके उन लोग को यूज करता था। ऐसा होता था ही नहीं होता था। बट जब 1951 मतलब 1947 के बाद 1951 में जब सबसे पहला रिफॉर्म्स आया, तो सबसे पहला रिफॉर्म्स आया लैंड रिफॉर्म्स। मतलब इसमें जो मिडिल मैन हुआ करता था ना, जो भी जमींदार, उसको पहला बात हटाओ। उसको क्या किया गवर्नमेंट, क्या किया, हटाया। जमींदारी सिस्टम को क्या किया, पूरा का पूरा खत्म किया। क्या किया, पूरा का पूरा खत्म किया। जमींदार को हटाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो भी प्रोडक्शन होगा वो किसान बेचेगा, जिससे क्या होगा, देश का जीडीपी भी क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले क्या किया, इट रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। ओनरशिप क्या किया, चेंज किया। जमींदार से छीन के किसको दे दिया, किसको दिया, फार्मर्स को। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली फोकस अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटी इन एग्रीकल्चर। इक्विटी का मतलब सब में एग्रीकल्चर इक्वली डिवाइड हो जाए, उससे सबको बेनिफिट इक्वली हो। ठीक है, फिर से एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब सबसे पहले क्या होगा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इज द एबोलिशन ऑफ द मिडिलमैन। मतलब मिडिलमैन को क्या किया, हटाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हटाना, हटा दिया, क्या किया, उसका समाप्त कर दिया। ठीक है, मतलब मिडिलमैन का कहानी खत्म कर दिया। ठीक है, एज मेंशन द प्रीवियस चैप्टर, द कॉलोनियल गवर्नमेंट appointed zamindars who have the nominal chief of the land and who collected the revenues from the landowners without taking any initiative improve the land। कोई लैंड को improve करता था क्या, उन लोग लैंड को improve नहीं करता था, बस रेवेन्यू जनरेट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करा देता था, ऐसे ही होता था। ठीक है, the basic idea behind the move was that the ownership of the land would be initiative the actual landowners to make the improvements, and the policy put the 2000 lakh tenants into the direct contact with
गवर्नमेंट। अब देखो इंटरमीडिएट को हटाने के बाद जो भी लोग था वो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के साथ क्या किया, वो लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट और फार्मर्स मिलकर खेती बाड़ी करना क्या किया, स्टार्ट किया, जिससे कि मिडिलमैन को क्या किया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा गया। ठीक है। Moreover, this property right gives the initiative to increase the production. There is no zamindar who keeps the share of the profit, and this has to contribute the growth of the agriculture. आप देखो जमींदार नहीं है तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है पूरा का पूरा किसको मिलता था, फार्मर्स को मिलता था। और ये प्रोडक्शन भी क्या हो रहा था, डे बाय डे अब बढ़ना स्टार्ट हुआ, ग्रोथ भी डे बाय डे देश का होना स्टार्ट हुआ। समझ में आया बात। सबसे पहला बेनिफिट हुआ कि लैंड ओनरशिप क्या करो, चेंज करो। क्या करो, लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले लैंड का ओनरशिप किससे, जमींदार से छीन के किसको दे दिया गया, फार्मर्स को। अब फार्मर्स जो भी उगाता था, ठीक है, अब पूरा का पूरा पैसा किसको मिलता था, फार्मर्स को। ठीक है, जितना फार्मर प्रोडक्शन करेगा उतना देश को बेनिफिट होगा ही नहीं होगा, उतना देश का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ लैंड। क्या है तुम्हारा, सीलिंग ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्या रिफॉर्म्स लाया, सीलिंग ऑफ लैंड। सीलिंग ऑफ लैंड का मतलब फिक्सेशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड को फिक्स कर दिया गया। मतलब देखो अगर मान लो जब 1947 से पहले मतलब जो भी लैंड वगैरह था ना, तो जो जिस मतलब जमींदार वगैरह के पास लैंड था मैक्सिमम, और जो बड़ा बड़ा लोग था उसका पास बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जब 1947 के बाद 1951 आया, जब रिफॉर्म्स आया तो गवर्नमेंट क्या किया पता है, जो भी लैंड जिसका पास मतलब बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा लैंड है ना जिसका पास, तो ऐसा नहीं किया, सबको क्या किया कि लिमिट मतलब एक लैंड का लिमिट क्या किया, फिक्स कर दिया गया। तुम इतना ही लैंड अपना पास रख सकता है, इससे ज्यादा तुम्हारे पास लैंड नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा तुम्हारे पास लैंड होगा ना तो गवर्नमेंट उससे वो लैंड का हिस्सा लेके और ऐसा पर्सन को दे देता था जिसका पास लैंड नहीं था। मतलब सीलिंग ऑफ लैंड का मतलब फिक्सेशन ऑफ लैंड, मतलब सबको एक फिक्स अमाउंट में लैंड को दे दिया गया कि तुम्हारे पास इतना लैंड होगा, तुम्हारे पास इतना, तुम्हारे पास इतना, तुम्हारे पास उतना, मतलब इससे ज्यादा तुम अपना पास लैंड नहीं रख सकता है। अगर किसी के पास इससे ज्यादा लैंड हुआ तो उससे वो गवर्नमेंट क्या करता था, लैंड ले लेता था और इसको मतलब ऐसा पर्सन को दे देता था जिसका पास लैंड नहीं है। समझ में आया बात। इसी को बोलता है सीलिंग ऑफ लैंड। देखो क्या था, इन ऑर्डर टू प्रोमोट द जस्टिस इन एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट हैड सेट ए मैक्सिमम लिमिट ऑन हाउ मच लैंड ए पर्सन कैन ऑन। ठीक है, any land above this taken over by the government and given to the landless farmers and small holders। समझ में आया बात। इसको बोलते हैं सीलिंग ऑफ लैंड, मतलब गवर्नमेंट एक अमाउंट मतलब लिमिट फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा लैंड तुम्हारे पास हो नहीं सकता है। अगर इससे ज्यादा लैंड है तो क्या करेगा गवर्नमेंट, उस लैंड को क्या कर लेगा, टेकन ओवर कर लेगा और ऐसा पर्सन को दे देगा जिसका पास लैंड का हिस्सा थोड़ा भी नहीं है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें भी क्या था, देखो ये भी एकदम इजी है तुम्हारा। जैसे कि इसमें क्या क्या, देखो इट रेफर्स द प्रैक्टिस ऑफ द एलोकेटिंग द लैंड टू द फार्मर इन वन प्लेस टू रिप्लेस हिज स्कैटर। देखो पहले क्या होता था, देखो जैसे कि फार्मर है, ठीक है, ये मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, तो इसका पास मान लो छोटा लैंड है, क्या है, छोटा लैंड है। फिर एक और फार्मर है, ठीक है, ये भी फार्मर है, इसका पास भी बहुत छोटा लैंड है। अब छोटा लैंड होगा तो उसमें क्या ट्रैक्टर चलेगा, नहीं चलेगा ना। मतलब ऐसा बहुत सारा फार्मर्स था जिसका पास लैंड का हिस्सा बहुत छोटा छोटा था, तो इसमें क्या होगा, ना ट्रैक्टर चलेगा ना अच्छा सा प्रोडक्शन होगा। इससे प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो गवर्नमेंट दिमाग लगाया कि देखो तुम साथ में आ जाओ, चारों जन क्या हो जाओ, साथ में आ जाओ, तो लैंड का हिस्सा बड़ा हो गया। हाँ, अब इसमें ट्रैक्टर चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अब इसलिए बात चलेगा। तो नेक्स्ट किया गवर्नमेंट क्या किया, जिसका पास छोटा छोटा लैंड था बोला सब साथ में आ जाओ, अब साथ में खेती करो, जिससे क्या होगा, लैंड तुम्हारा बड़ा होगा, लैंड तुम्हारा बड़ा होगा, तुम इसमें क्या चला सकता है, ट्रैक्टर वगैरह चला सकता है, अच्छा सा प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। जितना बड़ा लैंड होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। पता नहीं, एक बात बताया था ना कि छोटा लैंड में भी उन लोग यहाँ में क्या लगा देता था, फेंसिंग वगैरह लगा देता था, जिससे कि खेत और छोटा हो जाता था और प्रोडक्शन और कम हो जाता था। ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट बोला कि ऐसा तो नहीं चलेगा, आप लोग क्या करो, जिसका पास छोटा छोटा स्कैटर लैंड है सब साथ में आओ, चार पांच को साथ में कर दिया और लैंड क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया। अब साइज बड़ा होगा तो प्रोडक्शन भी पहले का हिसाब में अभी बहुत ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। समझ में आया बात। तो छोटा छोटा फार्मर एक साथ आया, जिससे कि लैंड बड़ा हो गया, लैंड बड़ा होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, ट्रैक्टर वगैरह आप सब चलेगा। इसमें ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं, ट्रैक्टर खड़ा कर देगा तो खेती खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब बड़ा हो जाएगा तो आराम से ट्रैक्टर चलेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्व। अब प्रोडक्शन क्या हो रहा है,
ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक और दिमाग लगाए नहीं लगाए? तो दिक्कत समझ में आया बात? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, it refers to the practice of allocating the land to the farmer in one place to replace his scattered farms. Moreover, the small and scattered land is now converted into large piece, ठीक है, of the land, so that the modern and innovative technologies can be used to increase the to increase productivity. समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई नहीं है प्रॉब्लम? चाहे मान लो कैसा भी हो गया कि ये मान लो ये किसान, इसमें एक और समझ सकते हैं एक बात कि मान लो किसान है, ठीक है, ये मान लो किसान है, ठीक है, एक किसान है, ये किसान है, एक किसान का लैंड यहाँ पे खेती है, ठीक है, इसी किसान का खेती मतलब दूसरा गांव में भी है, इतना लैंड पड़ा हुआ है, इसी किसान का लैंड एक दूसरा जगह भी पड़ा हुआ है, तो इसका लैंड बहुत 3 जगह अलग अलग तरीके से पड़ा हुआ है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोला पता है, तुम वहां वाला लैंड छोड़ दो, तुम वहां वाला लैंड छोड़ दो, हम यहीं पे तुमको क्या करता है, बड़ा लैंड अलॉट करवा देता है जितना तुम्हारा उधर में लैंड है, तो इससे इसको बेनिफिट हुआ ही नहीं हुआ, तो इस तरीके से भी होता था, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है तुम्हारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या है तुम्हारा? कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब समझना, देखो छोटा छोटा तो किसान था, उसके पास खेत भी क्या था, छोटा छोटा था, लैंड का टुकड़ा भी क्या था, छोटा छोटा था। अब इसका पास छोटा एक किसान ये है मिस्टर, एक ये है, ठीक है, इसका पास भी छोटा है, छोटा खेत है, फिर इसका पास भी क्या है, छोटा खेत है। अब सबके पास छोटा छोटा खेत होगा तो सब अपना अपना हिसाब से रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएगा, ठीक है, लाएगा ना, हाँ, तो जब रॉ मटेरियल्स इन लोग थोड़ा थोड़ा खरीद के लाएगा, नहीं लाएगा। अब थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल्स खरीदेगा तो दाम भी क्या होता है, ज्यादा लगता है। तो गवर्नमेंट बोला ऐसा मत करो, तुम लोग छोटा छोटा सब किसान है सब मिल जाओ, सब क्या करो एक साथ आ जाओ, मतलब तीनों जन एक साथ क्या हो जाओ, मिल जाओ, तो तुम लोग का लैंड भी बड़ा हो जाएगा और तुम लोग साथ में रॉ मटेरियल्स खरीदेगा तो क्या होगा तुम्हारा पता है, अगर साथ में लोग रॉ मटेरियल्स खरीदेगा तो क्या होगा, ज्यादा लेगा तो सामान का दाम क्या होता है, कम होता ही नहीं होता है, तो इन लोग का बेनिफिट होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब किसान सब क्या किया, गवर्नमेंट बोला किसान को तुम साथ में आ जाओ, जो भी छोटा छोटा किसान था ना सबको बोला तुम लोग साथ में आ जाओ, ठीक है, साथ में आएगा तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो लोग बोला कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो तुम लोग रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, तुम लोग का लैंड में जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करेगा, ठीक है, तो सब साथ में खरीदेगा तो उसका दाम भी क्या होगा, कम होगा। अब दाम कम होगा तो उन लोगों का बेनिफिट होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात होने वाला है, ठीक है। क्या लिखा देखो, द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हु पुल देयर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज टू मेक द एडवांटेजेस लार्ज फार्म्स इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। टुगेदर फार्मर कैन बाय इनपुट्स एट ए लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट ए हायर प्राइस। अब बात समझ में, लोअर में खरीदा, हाई में बेचा, मजा आया? देखा गवर्नमेंट कितना दिमाग लगाया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल रिफॉर्म्स, ये तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का कौन सा रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। फिर नेक्स्ट हम लोगों का जनरल रिफॉर्म्स, क्या है तुम्हारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म, समझ में आया। अब जनरल रिफॉर्म्स भी बहुत सारा लाया। अब जनरल रिफॉर्म्स क्या है तुम्हारा देखो, सबसे पहले जनरल रिफॉर्म्स में आएगा एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन का मतलब पानी डालना, ये फैसिलिटी को क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सपांड किया गया। क्या किया गया, पहले किस पे डिपेंड था हम लोग, काले मेघा पानी तो बरसा दे, अगर पानी अच्छा हुआ तो खेती अच्छा हुआ, अगर पानी नहीं तो खेती नहीं। प्रॉब्लम था ये नहीं था, एक मेजर प्रॉब्लम था ये नहीं था, इसको ठीक करना जरूरी था ये नहीं था, ऑब्वियसली बात इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए पानी का प्रॉब्लम को सबसे पहले इन लोग क्या किया, सॉल्व किया। क्या किया, सॉल्व किया। देखो एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी मतलब टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, द इंडियन गवर्नमेंट फोकस ऑन पर्टिकुलरली ऑन प्रोवाइडिंग द एडुकेट एंड द परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज। इन 1951 अबाउट 70% ऑफ द कंट्री वाज परमानेंटली इरिगेटेड। कितना परसेंट, 70% क्या था, परमानेंटली इरिगेटेड हो गया था कब, 1951 में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक about 35% of the total agricultural land in India was reliably irrigated in 2010। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या है तुम्हारा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब देखो याद है पहले किसान को पैसा का जरूरत था, किसका पास जाता था, जमींदार के पास, महाजन के पास, जिससे कि उन लोगों को तो पैसा मिल जाता था लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था। कितना परसेंट, 24%, 24% हर दिन, मतलब महीना का 2 या 3% मान के चलो, 2-3 बहुत कम है बोला, 5% भी होता था। महीना का 5%, महीना का 5%, साल का कितना हो गया, 60% इंटरेस्ट लेता था। तो अच्छा बात है ये, हाँ डेवलपमेंट के लिए अच्छा बात है, 60% इंटरेस्ट, मजाक बात है, हाँ
मजा की बात है, 60% इंटरेस्ट। अच्छा 60 छोड़ो, 2% भी महीना का लेगा, फिर भी कितना परसेंट? 24%। 24% बहुत ज़्यादा नहीं है साल का? हाँ ज़्यादा ये नहीं है। हाँ तो 24% का 5%, 7%, 10% में भी लोग पैसा लेता था, जिससे क्या होगा, अगर ले लिया ना तो वो दलदल में वो लोग क्या करता था, फंस जाता था, निकलना पॉसिबल नहीं था, फिर उन लोग का लैंड वैंड सब चला जाता था। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या लाया, 1950 में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फैसिलिटी को क्या किया, डेवलप किया। क्या किया, मतलब किसान को क्या करे, क्रेडिट प्रोवाइड करे, मतलब पैसा प्रोवाइड करे, लोन्स वगैरह दे, जिससे कि उन लोग खेती बहुत ज्यादा अच्छा से कर पाए। इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, देखो क्या है वो, देखो institutional credit, regional rural banks have been established by the Indian government to meet the agriculture credit। क्या बनाया गवर्नमेंट, रीजनल रूरल बैंक। गवर्नमेंट क्या किया, हर जगह बनाना स्टार्ट किया, जिससे कि वो क्या करे, लोगों को क्या करे, फार्मर्स को पैसा प्रोवाइड करे, क्या दे, पैसा या लोन्स प्रोवाइड करे। ठीक है, द नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टेब्लाइज्ड इन 1982। नाबार्ड मालूम है ना, मालूम है ना, नाबार्ड के बारे में पहले ही बता देना, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1982, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल क्रेडिट। और आज भी नाबार्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या करना है, क्रेडिट मतलब लोन्स वगैरह देने में, किसको, किसान को। ठीक है, नाबार्ड ही सबसे ज्यादा इनिशिएटिव टेक करता है, ठीक है, लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। क्या लाया तुम्हारा, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। देखो पहले क्या होता था कि जो भी किसान होता था ना, जो भी किसान होता था, तो वो अपना जो भी प्रोडक्शन किया, जो भी सामान उगाया, किसको बेचता था, मिडिलमैन को बेचता था। मिडिलमैन उसको दगा देता था ना, आपका हमसे सस्ता था आपको कोई, मतलब हमसे ज्यादा पैसा तो आपको कोई दे ही नहीं सकता, हम आपको मार्केट से सबसे ज्यादा रेट में आपका सामान खरीद रहा है। तो उन लोग क्या करता था, 2-3 रुपए में सामान खरीदता था, आज मार्केट में कितना में बेच देता था, 15-20 रुपए में। तो लोग का बेनिफिट होता था नहीं होता था। हाँ तो लोग क्या बनाता था, पागल बनाता था, किसको, फार्मर्स को। खराब था ये बात, खराब था ही नहीं था। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट एक क्या लाया पता है, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी लाया। क्या लाया, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिसके तहत गवर्नमेंट बोला किसान को कि मान लो कि सपोर्ट प्राइस पॉलिसी 10 रुपये फिक्स कर दिया। क्या कर दिया गवर्नमेंट, 10 रुपये या 15 रुपये फिक्स कर दिया। इससे नीचे अगर आपको आपसे कोई माल खरीदता है तो आप उसको बेचिएगा मत। इससे ऊपर मिल रहा है तो आप बेच दीजिए, आपका बेनिफिट है। इससे ज्यादा, इससे नीचे अगर गया तो बेचिएगा मत। 10 रुपये में तो हम ही आपसे खरीद लेगा, 8 रुपये 7 रुपये मिलेगा तो बेचिएगा मत। ऐसा गवर्नमेंट किसको बोला, फार्मर्स को। फार्मर्स को बेनिफिट हुआ ही नहीं हुआ। हाँ, जो मिडिलमैन से बचा ही नहीं बचा। मिडिलमैन को पहले कम में सामान बेच के चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्या होता था, नहीं, गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस पॉलिसी फिक्स कर दिया, जिसके तहत गवर्नमेंट बोला अगर इसके नीचे मिल रहा है तो आप बेचेगा मत, उससे ज्यादा में तो हम ही आपसे खरीद लेगा। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो आप बेच दीजिए। इससे फायदा किसान को हो रहा ही नहीं हो रहा है, किसको हो रहा था, किसान को। तो ये बात लिखा हुआ है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट एश्योर्स द फार्मर ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एमएसपी। क्या लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस क्या, एमएसपी। तो अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एश्योर्ड द फार्मर्स एज ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर देयर सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, द फार्मर्स आर free to sell their product on the market at a prevailing price. However, if market price is below the MSP, the government buys their product. अगर MSP से नीचे होगा तो गवर्नमेंट इसका प्रोडक्ट खरीद लेगा। कोई दिक्कत यहाँ में नहीं है। फिर नेक्स्ट अपना क्या, गवर्नमेंट एक और डेवलप किया, रेगुलेटेड एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। रेगुलेटेड का मतलब, रेगुलेटेड मतलब गवर्नमेंट एक मार्केट डेवलप किया। क्या किया, गवर्नमेंट एक रेगुलेटेड मार्केट डेवलप किया जो टोटली डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट बोला सब मिलजुल के काम करो, जिससे क्या होगा, आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, निकलेगा। ठीक है, आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और तुम्हारा जो भी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग होगा बहुत क्या होता है, कम होगा। ठीक है, ये देखो समझना ये क्या बोला है। देखो, ए रेगुलेटेड मार्केट और कंट्रोल मार्केट सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सच हु इज एडमिटेड एंड व्हाट प्राइस मे बी चार्ज। दे एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट विद द गोल फॉर प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस for to small farmers and protecting them from the exploitation of middlemen। मतलब उन लोगों को
कम मतलब ज्यादा प्राइस मिले और मिडिलमैन से क्या करे, बच जाए। जैसे लगाया ना गवर्नमेंट लाया ना एमएसपी लेके आया, नहीं लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और मार्केटिंग कोऑपरेटिव आर आल्सो स्टेबलाइज्ड टू स्ट्रेंथन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल फार्मर्स इन द मार्केट। दे एंश्योर दैट द फार्मर प्रोड्यूस द sorted and the sold only when the acceptable price can be obtained. Storage and warehouse facility have been expanded to build an adequate buffer of stock। और गवर्नमेंट के साथ में साथ देखो अब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, नहीं चाहिए? पहले तो लोगों का घर उतना नहीं था ना, तो जगह चाहिए, तो गवर्नमेंट जगह भी प्रोवाइड किया, वेयर हाउस भी प्रोवाइड किया कि आप इसमें माल रख सकता है, ठीक है, जिससे कि स्टॉक भी बहुत ज्यादा जमा हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, अब मेन मुद्दा का बात है, एग्जाम का सबसे मजा टॉपिक, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरा रेवोल्यूशन। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए अच्छा खासा मार्क्स देके जाने वाला। नेक्स्ट हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्या था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ मतलब क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। क्या होने लगा, जो भी था ना, जो भी क्या था, वीट या राइस था ना, उसका सडन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। मतलब क्या हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे कि देखो, द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स द सडन एंड द स्पेक्युलर इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू द यूज ऑफ द हाई यील्डिंग सीड्स। मतलब ऐसा सीड्स का यूज किया गया जिससे कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब भी आया ना, जब आया ना तो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आया, द्विगुना तिगुना हो गया, पता ना, बहुत ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्दो अबाउट 72% पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द एग्रीकल्चर, productivity was very low. The government initiated the many technologies to measure the continuous and intensive efforts to break the stagnation in the agriculture sector, which was called the green revolution। जब मतलब देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम में बहुत सारा देखो मैक्सिमम तो किस पे, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। और उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी था भी नहीं कि एग्रीकल्चर में फटाक से क्या आ जाए, चेंजेस होता है। गवर्नमेंट क्या क्या टेक्नोलॉजी लाया, नया नया टेक्नोलॉजी लाया, ठीक है। फिर ऐसा सीड्स लाया, ऐसा बीज लाया जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सडन चेंजेस आया किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है यहाँ में, नहीं है ना? फिर देखो नेक्स्ट क्या था हमारा, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या था, देखो इट इंक्लूड्स, सबसे पहले यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम में क्या किया, जो सीड्स था वो बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज किया गया, मतलब हाई यील्डिंग, जैसे कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़े, ठीक है। साथ में साथ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्या यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेगा तो क्या होगा, जिससे खेती बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ में साथ यूज द पेस्टिसाइड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड जो पोका सब लग जाता है ना खेत में, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया, पेस्टिसाइड छिड़का गया, ठीक है। उसका बाद साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। अब देखो पहले क्या होता था, एक जमीन में खेती होता था ना, तो ऐसा खेती होता था कि साल भर फिर उसमें खेती करना पॉसिबल नहीं था। मतलब फिर उन लोग ऐसा बोला कि इस तरीके की खेती करो कि एक बार 6 महीना किया ना, फिर उस पर दूसरा खेती हम लोग कर सकता है। तो उस तरीके से काम किया गया किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। उसका बाद मॉडर्नाइजेशन यूज ऑफ द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ठीक है। उसका बाद देखो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स क्या है, क्या तुम्हारा अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन समझा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सडन क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग हाई वैरायटी ऑफ सीड्स को क्या किया, यूज किया। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाया, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्शन में सडन बहुत ज्यादा चेंजेस आया, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट्स क्या क्या, क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हुआ, ठीक है। पहला क्या हुआ तुम्हारा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सबसे पहले तो प्रोडक्शन क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। देखो समझना, द बेसिक एंड द फंडामेंटल अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, द मैसिव इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द इकोनॉमी। समझ में, मैसिव चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस आया।
ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम 82 मिलियन टन्स इन 1960 टू 1961, अभी कब 176 मिलियन टन्स इन, कितना हो गया, बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ ना, 82 से कितना हो गया 176, ठीक है 176, डबल से भी ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ ना, ठीक है। फिर इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, अब सिंपल सा बात है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है नेशनल इनकम भी क्या होगा, ज्यादा होगा ही नहीं होगा, जितना प्रोडक्शन उगाए, जितना प्रोडक्शन होगा उतना पैसा भी देश में आएगा, तो नेशनल इनकम इससे क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो इन देखो, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ इनकम प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द इकोनॉमी, समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन द मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। देखो पहले जब किसान जो भी खेती करता था वो खुद के लिए करता था और शेयर करने के लिए, फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आया था उन लोगों को सिखाया कि ना इसको बेच भी सकता है, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा सडन इंक्रीमेंट हुआ, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम में क्या हुआ कि किसान को खुद का रखने के बाद भी बहुत ज्यादा क्या होता था, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज्यादा जो भी अनाज उगाता था वो अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में उन लोगों के पास बच जाता था, ठीक है, मतलब सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद भी बहुत ज्यादा क्या अनाज बच जाता था, जिससे कि उन लोग बेच के क्या होता था मार्केटेबल सरप्लस कमाना स्टार्ट किया, समझ में आया बात। तो नेक्स्ट क्या तुम्हारा, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट इज सोल्ड बाय द फार्मर ऑन द मार्केट आफ्टर द सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। by increasing productivity a greater amount of the food grains can be produced on the same area of land। अब देखो उसी लैंड पे अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, पहले उसी लैंड पे कम प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ, जब हम लोग अच्छा सीड्स का हाई वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज किया, उसी लैंड में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उन लोग खुद के लिए रख लिया, और खुद का रखने के बाद भी बहुत सारा बच गया तो उसको क्या कर देता था, बेच देता था, क्या था, जिससे कि मार्केट सरप्लस जनरेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो फार्मर कैन नाउ सेल देयर फूड ग्रेन्स ऑन द मार्केट आफ्टर द सेल्फ कंजम्पशन, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब देखो बेनिफिट, अब देखो सिंपल सा बात है ना, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा मात्रा में उग रहा है, तो क्या होगा इससे, जो पहले क्या होता था कि फूड ग्रेन्स कम था, क्या था, कम था, तो जो उसका पास पैसा कम था उसको मिलता था क्या, मान लो मेरा इनकम बहुत कम है, उस टाइम में जब 1951 से पहले उस टाइम में मेरा इनकम बहुत कम है मान के चलो, उस टाइम में प्रोडक्शन भी उतना नहीं था, तो हम क्या वो खरीद सकता था, मेरे पास पैसा बहुत कम है तो हम खरीद नहीं सकता था। लेकिन आफ्टर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो तुम्हारा क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, क्या कम दाम में उसको बेचना स्टार्ट किया, जिससे कि जो ऐसा ग्रुप होगा जो जिसका पास पैसा बहुत कम है वो भी उसको क्या करे, खरीद पाए। तो इसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ कि नहीं, जिसका पास लो इनकम था उसको भी क्या हो गया, इसका बेनिफिट मिला ही नहीं मिला, ऑब्वियसली बात है क्या होगा, मिलेगा, समझ में आया बात, ठीक है। तो देखो यहाँ में नेक्स्ट, तो सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, ठीक है, इट्स प्राइस डिक्रीज कंपेयर टू द अदर कंज्यूमर गुड्स। अब लार्ज कोई चीज बहुत ज्यादा मार्केट में बड़ा होता है तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। द लो इनकम ग्रुप विच स्पेंड द लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इनकम ऑन द फूड बेनिफिट्स फ्रॉम द डिक्लाइन इज रिलेटिव प्राइस, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है नहीं है ना। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज इन फार्मर आउटलुक, फार्मर का आउटलुक भी क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब उन लोग क्या किया, ओल्ड मेथड से किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू मेथड में। अब उन लोग फर्टिलाइजर्स यूज करना स्टार्ट किया, पेस्टिसाइड यूज करना स्टार्ट किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना स्टार्ट किया, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, लिखा ना, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी हैव चेंज द फार्मर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज नो लॉन्गर कंसिडर ओनली द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बट ऑल्सो एज ए कमर्शियल वेंचर एज वेल। मतलब पहले एग्रीकल्चर सिर्फ क्यों करता था हम लोग, जीने के लिए, किसके लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, लेकिन अब एग्रीकल्चर क्यों कर रहा है, बिजनेस करने के लिए, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, समझ में बात। आउटलुक फार्मर का क्या हो गया, चेंज, पहले सिर्फ कुछ के लिए उगाता था लेकिन अब बेच भी रहा है, हाँ बिजनेस भी बना रहा है, ठीक है। फिर बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, क्या हो गया, बफर मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स होने लगा। आप देखो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो फूड ग्रेन्स भी क्या हो गया, स्टॉक होना स्टार्ट हुआ, पहले फूड ग्रेन्स स्टॉक
नहीं होता था। अब लेकिन क्या हो गया, अब उतना एक बार में उग गया तो क्या होगा, स्टॉक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, बेनिफिट हुआ। ठीक है, द ग्रीन रेवोल्यूशन अलाउ द गवर्नमेंट टू द procure a sufficient amount of the food grains built up a stockpile that could be the used in the times of the food shortage in the market. अब स्टॉक हो गया, जब मार्केट में फूड शॉर्टेज हुआ तो उसी स्टॉक से निकाल के बेचो, बेनिफिट है या नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से ये सब अचीवमेंट्स है किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। समझ में आया बात। ये देखो, अब मान लो अभी देखो जैसे कि हाँ, फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब सिक्का का दो पहलू होता है, एक हेड होगा तो दूसरा क्या होगा, टेल होगा ना। हाँ, तो अगर अचीवमेंट है तो फेलियर भी होना लाजमी बात है, हो गई, फेलियर भी हो गई। तो क्या क्या फेलियर्स है ये हम लोग आराम से समझता है, 2 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है। देखो नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो अब देखो इसका अगर अचीवमेंट्स होगा तो फेलियर भी हो गए। किसी भी चीज का दो पहलू होता है, अच्छा और खराब। अब देखो खराब बात बोल लेता है, अच्छा बात तो मजा आया सुन के, अच्छा सुनना सबको पसंद है, खराब सुनना किसी को पसंद नहीं है। जैसे कि विकी को बोला कल ट्यूशन क्यों नहीं आया, तो क्या बोलता पता है, हाँ सो गया था। हाँ, और बोला सो गया था सपना में अब देखो मान लो कि सो जाएगा तो बोलेगा सपना में था, तो क्या बोला पता है, सपना के साथ था सपना में। हाँ, सपना के साथ था सपना में। हाँ, ऐसा बोल रहा लड़का। हाँ, सपना में नहीं था, सपना के साथ था। हाँ, सपना भी था, अब पता नहीं सपना कौन है। हाँ, क्या रे शंकर बिहारी वाला सपना है क्या। हाँ, देखा है ना फिल्म तो शंकर बिहारी सपना वाला। हाँ, चलो देखो है फेलियर ऑफ क्या सुन है बचुआ, देख लो इधर में क्या है तुम्हारा फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला क्या है तुम्हारा, देखो ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ था ना, मतलब सर्टेन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया था। यह हर तरीका का सीड में नहीं, मतलब हर तरीका का खेती में नहीं हुआ था, एक लिमिटेड खेती में ही हुआ था। समझ रहे हैं ना, मतलब ये हर तरीका का, मतलब जैसे कि मान लो कि जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्शन होता ही नहीं होता है, जूट उगता है तुम्हारा, कॉटन है, तो ये सब में चेंजेस नहीं आया था। चेंजेस सिर्फ किस में आया था, प्रोडक्शन सर्टेन किस में चेंजेस आया था, सिर्फ एक दो मतलब खेती में, बाकी सभी खेती में चेंजेस ऐसा कुछ नहीं आया था। ठीक है, जैसे कि देखो द सडन एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन इज essentially लिमिटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, मतलब व्हीट एंड राइस। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन बस व्हीट एंड राइस में आया था, व्हीट एंड राइस का खेती में, बाकी कोई खेती में आया नहीं था। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना बात, मतलब एक दो खेती में ही आया था। ठीक है, एक दो का प्रोडक्शन में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हर चीज का प्रोडक्शन में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। ठीक है, देयर इज ए नो सच इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर क्रॉप सच एज पल्सेस, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। समझ में आया बात, ग्रीन रेवोल्यूशन एक दो खेती में हुआ था, जैसे कि व्हीट में या राइस में, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा था, बाकी किसी का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। समझ में आया बात, ठीक है। तो पहला समझे ना, पहला सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स, सिर्फ एक दो में ही आया था, दूसरा में आया नहीं था, ये बात समझ में आया बात। फिर अनइवन बेनिफिट्स, अब अनइवन बेनिफिट समझना, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द HIB मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्स विद द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब हाई वैरायटी ऑफ सीड्स लेगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना है तो इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो बड़ा जो बड़ा किसान था तो वो अफोर्ड कर सकता था, लेकिन छोटा किसान एफोर्ड कर सकता था, स्मॉल फार्मर्स एफोर्ड नहीं कर सकता था। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द HIB सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्स विद द ह्यूज इन्वेस्टमेंट वेयर एज द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल। द गेन्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बिग फार्मर्स ओनली, मतलब जो बड़ा फार्मर जिसका पास पैसा बहुत ज्यादा है उसका लिए बेनिफिट हुआ, स्मॉल फार्मर्स के लिए बेनिफिट नहीं हुआ। इट इज अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब इनकम में इनइक्वालिटी हुआ ही नहीं हुआ, बिग फार्मर और अमीर होते किया, स्मॉल फार्मर और गरीब होते गया, दिक्कत है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा सोइल डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, अभी देखो हाई बिल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करेगा, फर्टिलाइजर्स यूज करेगा, जिससे क्या होता है जो जमीन होता है ना, हाँ फर्क पड़ता है, जमीन का क्वालिटी क्या होता है, मिट्टी का क्वालिटी खराब हो जाता है, क्या होता है
खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर होता है ना, वाटर, ग्राउंड वाटर जो होता है वो नीचे चला जाता है यूज करने से, जिससे कि सोइल का क्वालिटी क्या होने लगा, खराब होने लगा। समझ में आया बात? अगर तुम ज्यादा केमिकल यूज कर रहा है जमीन पे, मिट्टी पे, तो उसका क्वालिटी क्या होगा, खराब होगा, और ग्राउंड वाटर पूरा नीचे चला जाएगा। समझ में आया बात? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यही बात लिखा हुआ है, द इंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटेंसिव यूज द पेस्टिसाइड एंड द केमिकल फर्टिलाइजर हैज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोइल। द कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट एंड राइस रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखो राइस एंड व्हीट को उगाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एंड लीडिंग टू अलार्मिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड द सोइल डिग्रेडेशन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, और बात नहीं, अनइवन स्प्रेड, अनइवन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह नहीं आया था, ग्रीन जो रेवोल्यूशन आया था वो हर जगह नहीं आया था, लिमिटेड प्लेस में ही आया था, क्या लिमिटेड स्टेट में ही आया था। जैसे कि देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, ओनली द फ्यू स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैड मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट while the impact on the other state relatively insignificant। समझ में आया बात? ये था तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, कल वाला क्लास में फिर मिलता है। कल भी क्लास हम लोग का, कल संडे को भी क्लास रखा ही हम लोग, ठीक है। आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं।